क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, आसियान की स्थापना कब हुई? 1967, 1961, 1971, 1991। तो 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? मई 1974, जून 1975, जनवरी 1974, अगस्त 1979। तो मई 1974 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे? काफी अन्नान, यूथांट, बुतरस घाली, माल्थस। तो यूथांट, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संघ हस्ताक्षरित हुई थी 1971, 1972, 1997, 1999। तो 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संघ हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 5वां नंबर है, निम्नलिखित देशों में से कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन, यूरोपीय संघ, श्रीलंका, नेपाल। तो चीन सही हो जाएगा। भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? 1995, 1991, 1989, 1987। तो यहाँ पर सही हो जाएगा 1991। भारत में वैश्वीकरण का आरंभ 1991 से माना जाता है। इसके बाद 7 नंबर है, वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य क्या है? वैश्वीकरण का विरोध, वैश्वीकरण का समर्थन, वैश्वीकरण का ना विरोध ना समर्थन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वैश्वीकरण का विरोध करना। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य है वैश्वीकरण का विरोध करना। पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, या कथन किसका है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुंबई प्लेन किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1940, 1942, 1944, 1946। 1944 में अस्तित्व में आया था मुंबई प्लेन। भारत में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया? भारत में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया? चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो यहाँ पर चीन सही हो जाएगा। यहाँ तक हो गया 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको मिलेंगे कितने अंक? 2 अंक। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के से किस नए देश का जन्म हुआ था? तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से बांग्लादेश नए देश का जन्म हुआ था, यानी बांग्लादेश देश का जन्म हुआ था। कामराज योजना क्या है? कामराज योजना के अनुसार 1963 में सभी वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के पदों से त्यागपत्र दे दिया था, ताकि उनकी जगह युवा कार्यकर्ताओं को दी जा सके। 13 नंबर प्रश्न है, 1974 के बिहार आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो 1974 के बिहार आंदोलन का मुख्य नारा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। नागालैंड को कब राज्य बनाया गया था? 1960 में। ठीक है, नागालैंड को 1960 में राज्य बनाया गया था। फिर है 15 नंबर, चीन में खेती एवं उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? तो चीन में खेती एवं उद्योगों का निजीकरण क्रमशः 1982 और 1998 में किया गया। बेनजीर भुट्टो की हत्या कब की गई थी? बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 27 दिसंबर 2007। कब? 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी। फिर है 17 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 2 एजेंसियों के नाम? तो पहला एजेंसी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन। 18 नंबर है, विश्व में उभरने वाले खतरों के स्रोत बताइए? तो एड्स है, आतंकवाद है, बर्ड फ्लू है, एबोला वायरस है और हेपेटाइटिस सी है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, रियो सम्मेलन की सिफारिश को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो सम्मेलन की सिफारिश को मेरे प्यारे बच्चों एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में हुई थी और कहाँ हुई थी, कब हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी।
इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। उत्तर आपको मेरे प्यारे बच्चों 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे। यहाँ 21 नंबर प्रश्न कह रहा है 1978 में चीन द्वारा घोषित खुले द्वार की नीति की व्याख्या करें। तो 1978 में चीनी नेता शाओपेंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा करके आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसके फलस्वरूप चीन ने लगातार उन्नति की तथा आगे चलकर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। इससे चीन में तेजी से बदलते प्रवृत्तियों का पता चलता है। 22 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। सार्क का मुख्य उद्देश्य यह है कि दक्षिण एशिया के राज्यों में सहयोग बढ़े और एक दूसरे के विकास में सकारात्मक सहायता प्रदान करे। दूसरा है दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगतिशील सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। इसके बाद 23 नंबर है विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इस विशिष्ट संस्था का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जो सदस्य देशों को विजन और वित्तीय परामर्श देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर है परमाणु युद्ध के को 2 प्रभाव लिखें। तो परमाणु युद्ध से पूरी मानव जात नष्ट हो जाती है। परमाणु युद्ध के विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु बम गिरने से वातावरण में इतनी अधिक रेडियोधर्मिता फैल जाएगी कि दूर दूर तक रहने वाले लोग भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आकर रोगग्रस्त हो जाएंगे। 25 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों कारगिल संघर्ष के कारणों का उल्लेख। तो कारगिल संघर्ष के कारणों का उल्लेख निम्न है। पहला है कारगिल संघर्ष का प्रमुख कारण पाकिस्तान सेना द्वारा नियंत्रित सीमा के निकट भारतीय क्षेत्र के कुछ भागों पर कब्जा करना था। दूसरा है कारगिल संघर्ष का एक प्रमुख कारण पाकिस्तान की भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति है। इसके बाद है 26 नंबर क्या कह रहा है हरित क्रांति क्या थी। तो हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई। जे हारर के अनुसार हरित क्रांति शब्द 1968 में होने वाले उन आश्चर्यजनक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो भारत के खाद्यान्न उत्पादन में हुआ था तथा अब भी जारी है। हरित क्रांति से न केवल आर्थिक एवं सामाजिक बल्कि राजनीतिक ढांचा भी प्रभावित हुआ। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है और मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मानव अधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में किस प्रकार निर्णायक है, समझाइए। मानव अधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में भूमिका। मानव अधिकार और आतंकवाद आधुनिक विश्व की सुरक्षा के 2 प्रमुख पहलू हैं। आतंकवाद न केवल निर्देश लोगों की जान लेता है बल्कि समाज में भय और अस्थिरता भी फैलाता है। यह मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन करता है क्योंकि इससे लोगों के जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा पर सीधा खतरा उत्पन्न होता है। फिर आगे लिखेंगे आतंकवाद के निपटने के लिए सुरक्षा बलों और सरकारों को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं लेकिन इन उपायों में मानव अधिकारों का सम्मान आवश्यक है। यदि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का हनन होता है तो यह लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों को कमजोर करता है। इसलिए एक संतुलित नीति अपनानी चाहिए जो आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण रखे और साथ ही मानव अधिकारों की रक्षा करे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग न्याय संगत कानूनों और सामाजिक सशक्तिकरण से ही समकालीन विश्व में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसके बाद है 28 नंबर क्या कह रहा है 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर निबंध। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एक ऐसी अवधारणा है जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक असमानताओं को दूर करना और विकासशील देशों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता एवं अधिकार प्रदान करना है। यह व्यवस्था 1970 के दशक में विकसित हुई जब विकासशील देशों ने आर्थिक संसाधनों और व्यापार नीति में अधिक समानता की मांग की। इसके बाद है आगे लिखेंगे इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानता को कम करना, संसाधनों पर न्याय संगत नियंत्रण स्थापित करना और व्यापार प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना था। हालांकि इस विचार को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका लेकिन वैश्विक संस्थानों जैसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने कुछ नीतिगत सुधार किए। आज भी एक समावेशी और संतुलित आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता बनी हुई है जिससे सभी देशों को समान अवसर मिले और वैश्विक समृद्धि सुनिश्चित हो सके। इसके बाद है 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद रजवाड़े के प्रति भारतीय सरकार का क्या दृष्टिकोण था। तो भारत विभाजन के बाद रजवाड़ों के प्रति भारतीय सरकार का दृष्टिकोण 1947 में भारत विभाजन के बाद देश में 562 रियासतें थी जो ब्रिटिश शासन के अधीन रही थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार का उद्देश्य इन रियासतों का भारत में विलय कर एकीकृत राष्ट्र बनाना था। इसके आगे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल बीपी मेनन के प्रयासों से अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। सरकार ने 3 विषयों रक्षा, विदेश नीति और संचार के अधीन रियासतों को विलय के लिए राजी किया। हालांकि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी कुछ रियासतों ने विरोध किया।
लेकिन भारतीय सरकार ने सैन्य और कूटनीतिक उपायों से इसका भारत में विलय सुनिश्चित किया। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत, अखंड और संगठित भारत का निर्माण करना था, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्षों को रोका जा सके। इस नीति ने आधुनिक भारत की एकता और स्थायित्व की नींव रखी। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर, क्षेत्रवाद क्या है या भारत की किस राज्य व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। तो क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहचान को प्राथमिकता देना। यह भावना कभी कभी राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती दे सकती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रवाद विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है, जैसे भाषा, संस्कृति, आर्थिक असमानता और राजनीतिक हितों पर आधारित क्षेत्रीय आंदोलन। इसके आगे लिखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था पर प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय दलों के उदय से राष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरा है विभाजन की मांग। फिर आगे है विभाजन की मांग, क्षेत्रवाद के कारण तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड जैसे नए राज्यों का गठन हुआ। फिर आर्थिक असमानता, कुछ क्षेत्र तेजी से विकसित होते हैं जबकि कुछ पिछड़े रह जाते हैं। सामाजिक तनाव में कभी कभी यह भाषाई या जातीय संघर्ष को जन्म देता है, जिससे समाज में विभाजन बढ़ता है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक। सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अथवा वैश्विक पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए आर्थिक विकास करने की विभिन्न देशों के सामने एक चुनौती है, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। 32 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, बांग्लादेश युद्ध 1971 की विवेचना कीजिए अथवा जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।